हाँ देखिए, आज का जो टॉपिक है, जो पृथ्वी का उष्मा बजट। दिख तो रहा है ना सबको? दिख रहा है ना? देखिए, पृथ्वी का जो उष्मा बजट है, फिजिकल ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। और इस टॉपिक में से लगभग सभी एग्जाम्स में प्रश्न आते हैं। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, यहां तक कि राजस्थान में जो ज्योग्राफी से प्रश्न आते हैं, तो ज्योग्राफी वाले टॉपिक में से, इस टॉपिक में से जरूर प्रश्न आता है। एक अच्छे स्तर का प्रश्न आता है इसमें से, और पढ़ने वाला स्टूडेंट ही इस प्रश्न को कर सकता है। ज्योग्राफी के पेपर में तो निश्चित आएगा ही। आप जो लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें तो आपके जो सिलेबस में है, तो उसमें तो प्रश्न पूछा ही जाएगा। पृथ्वी का जो उष्मा बजट है, जो पिछले टॉपिक में आपने पढ़ा कि हमारी जो पृथ्वी है, जो सूर्य से जो विकिरण प्राप्त करती है दिन के समय, जिसे हम सौर विकिरण कहते हैं, जो लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी को प्राप्त होते हैं। अब यहां यह प्रश्न भी आया हुआ है कि सौर विकिरण कौन सी तरंगों के रूप में आते हैं। जब पृथ्वी दिन के समय जो सौर विकिरण से, यानी सौर विकिरण जो प्राप्त करती है, जिसे पृथ्वी पर तापमान है, जो ताप बनता है, जिससे पृथ्वी अत्यधिक गर्म हो जाती है, उसी विकिरण को पृथ्वी रात को वापिस अंतरिक्ष में छोड़ देती है, जिन्हें पार्थिव विकिरण कहते हैं। और ये पार्थिव विकिरण जो होते हैं, वो दीर्घ तरंगे होती हैं। अब यहां यह भी प्रश्न आया हुआ है कि पार्थिव विकिरण जो होते हैं, वो कौन सी तरंगे होती हैं? दीर्घ तरंगे होती हैं। अब इनमें ताप का जो, पूरी पृथ्वी पे एक ताप का जो वितरण होता है, जिसे पृथ्वी का ऊष्मन और पृथ्वी का तापन जो एक प्रक्रिया है, उसमें ये तीन प्रक्रियाएं चलती हैं। कंडक्शन, जिसे चारण कहते हैं, जब एक वस्तु के संपर्क में जब दूसरी वस्तु आती है और उसमें ताप का स्थानांतरण होता है, उसे कंडक्शन यानी चालन कहते हैं। ऐसे ही जब पृथ्वी का धरातल गर्म होगा और उस गर्म धरातल के संपर्क में नीचे से ऊपर की ओर परतें गर्म होती जाएंगी, उसे संवहन कहेंगे, यानी वायु का गर्म होना नीचे से ऊपर की ओर। अब जब वही तापन एक क्षैतिज अवस्था में होती है, तो उसे अभिवहन कहते हैं। तो तीनों इंपॉर्टेंट यानी टॉपिक हैं, जिनके बारे में पूछा जा सकता है आपसे। अब यहां पृथ्वी का जो उष्मा बजट है, जिसे उष्मा संतुलन भी कहते हैं, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें यह मानना पड़ेगा कि जो सूर्य से हम ताप प्राप्त करते हैं, वो 100 इकाइयां हैं। अब पेपर में 100 इकाइयों की जब प्रतिशत आ जाए, तो भी बात है वही है, माना है कि जैसे माने जो हम ताप प्राप्त कर रहे हैं, वो 100 इकाइयां हैं। तो 100 इकाइयों में से 35 इकाइयां जो हैं, वो हमारे इस वायुमंडल तक पहुंचते पहुंचते परावर्तित हो जाती हैं, यानी वायुमंडल के अंदर प्रवेश भी नहीं करती है, और वहां से वो परावर्तित हो जाती हैं, और परावर्तित होकर अंतरिक्ष में वापस चली जाती हैं। यानी कहने का मतलब है कि 100 इकाइयों में से 35 इकाइयां जो है, ये वायुमंडल से परावर्तित हो जाती है। और इस परावर्तन की मात्रा को पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। ये 2022 के ज्योग्राफी का जो फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर था, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। हाँ, एल्बिडो। और बहुत से एग्जाम्स में आरपीएससी के द्वारा कई बार पेपर में ये आया है, सेकंड ग्रेड में भी आया है ये प्रश्न कि पृथ्वी का एल्बिडो कैसे कहते हैं। साधारण है, लेकिन वहां जब पढ़ा हुआ व्यक्ति जब पेपर में जब प्रश्न को करेगा, तो आसानी से कर देगा, और जिसने पढ़ाई नहीं, तो उसको क्या पता कि एल्बिडो क्या होता है। जब 35 इकाइयां यानी हमारे धरातल से
धरातल पर आने से पहले ही परावर्तित हो जाती हैं, उसको पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। अब ये कैसे होती है? देखिए, इसमें 35 इकाइयों में 27 इकाइयां तो होती हैं जो वायुमंडल के द्वारा परिवर्तित होती है, 2 इकाइयां हैं जो ध्रुवीय क्षेत्रों के द्वारा, बर्फीले प्रदेशों के द्वारा, और 6 इकाइयां वो धरातल के द्वारा परावर्तित हो जाती वायुमंडल के द्वारा। अब यहां विशेष रूप से 100 में से 35 यदि हम माइनस करते हैं तो 65 इकाइयां बनती है। 100 इकाइयों में से 35 वापस हो गई तो कितनी बची? 65 इकाइयां। अब 65 इकाइयों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो 65 इकाइयां हैं, इन 65 इकाइयों में जो 14 इकाइयां हैं वो वायुमंडल के द्वारा अवशोषित हो जाती है, यानी वायुमंडल उनका अवशोषण कर देता है। इसके बाद में जो बची वो 51 जो इकाइयां हैं वो धरातल पर पहुंचती है, यानी 65 इकाइयों में से 14 जो है उसने 14 इकाइयां वायुमंडल ने अवशोषण कर दी आते समय। ठीक है, सौर विकिरण जो आ रहे थे उनमें आते वक्त 65 में से 14 इकाइयां वायुमंडल ने अवशोषण कर दिया, तो बच गई कितनी? 51 इकाइयां धरातल पर पहुंचती है। अब ये जो 51 इकाइयां जो धरातल पर पहुंचती है, यदि इन्हीं 51 इकाइयों को पृथ्वी वापस कर देती है तो पृथ्वी का जो बजट है वो संतुलन रहेगा, बराबर रहेगा हिसाब। जैसे सरकार बजट पारित करती है ऐसे ये पृथ्वी का ऊष्मा बजट है, यानी पृथ्वी जितना ग्रहण करती है उतना वापस छोड़ देती है। इस वजह से पृथ्वी ना तो अधिक गर्म हो पाती है ना ही अधिक ठंडी हो पाती है। ये पृथ्वी का ऊष्मा बजट है। तो यहां 51 इकाइयां जो प्राप्त की है वो पृथ्वी वापस कैसे करती है, यानी दिन के समय प्राप्त करती है। अब रात को इनको पार्थिव विकिरण के द्वारा दीर्घ तरंगों के रूप में छोड़ती है पृथ्वी, यानी दिन के समय शाम तक, यानी एक आग की तरह, यानी एक पिंड बन जाती है, आग का पिंड बन जाती है और पृथ्वी के अंदर से तरंगे निकलती हैं जिनको पार्थिव विकिरण कहते हैं। वो दीर्घ तरंग होती हैं और वो दीर्घ तरंगों से वायुमंडल में वो तरंगे संवहन क्रिया के द्वारा ऊपर उठेंगी और पहले नीचे की परतों को गर्म करेंगे, फिर ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर वायुमंडल गर्म होगा। अब यहां यह भी प्रश्न बनता है कि वायुमंडल कैसे गर्म होता है? नीचे से ऊपर की ओर होता है। अब यहां 51 इकाइयां जो आई थी वो वापस कैसे होती है? देखिए, 17 इकाइयां तो सीधे अंतरिक्ष में आने के बाद सीधे अंतरिक्ष में चली जाती है। 17 इकाइयां बच गई कितनी? 34 इकाइयां। 34 में वायुमंडल से अवशोषित करता है 34 इकाइयों को, जो पार्थिव विकिरण आता है उससे वायुमंडल गर्म होता है, तो वो जो 34 इकाइयां हैं वो वायुमंडल उसको अवशोषण करता है। इसमें भी कैसे करता है? 6 इकाइयां वायुमंडल के द्वारा, 9 इकाइयां संवहन क्रिया के द्वारा जो भाप बनकर ऊपर जाती है, पानी गर्म होकर ऊपर उठता है, संवहन क्रिया होती है। संघनन की गुप्त उष्मा के द्वारा 19 इकाइयां। संघनन क्या होता है? जो भाप बन के ऊपर गई थी, ठीक है, अब जो भाप में जो ऊर्जा थी, पानी गर्म होकर भाप बना, भाप बन के ऊपर, तो उसमें ऊर्जा थी, वो ऊर्जा जो है जो संघनन यानी जो भाप थी वो वापस पानी में, तापमान कम होगा तो पानी में यानी जल में परिवर्तित होगी, उसको कहते हैं संघनन, यानी जलवाष्प का वापस जल में परिवर्तन संघनन कराता है। तो संघनन जो है उसमें जो ऊर्जा थी वो भी परावर्तित होगी, वापस छोड़ देंगे। यहां 6 इकाइयां जो है वायुमंडल के द्वारा, यानी 34 जो इकाइयां हैं उनमें वायुमंडल के द्वारा यानी छोड़ दी जाती है। इनमें जो 9 इकाइयां हैं वो संवहन क्रिया। संवहन क्रिया क्या होती है कि जो भाप पृथ्वी जो अत्यधिक गर्म हुई उससे जो गर्म होकर ऊपर की ओर जो हवाएं उठी, वो जो क्रिया है उसे संवहन क्रिया कहते हैं। और संघनन क्या होता है कि जलवाष्प जो है जो ताप की वजह से पानी की भाप बन के ऊपर उठी और ऊपर उठकर धीरे धीरे तापमान कम हुआ, जैसे ऊंचाई पे जाएंगे तापमान कम होगा और उस जलवाष्प का वापस पानी में परिवर्तन संघनन कराता है। तो वो जो ऊर्जा जो थी वो मुक्त हो गई। ऐसे 6, 9 और 19 यानी 34 इकाइयां वायुमंडल के द्वारा इस प्रकार से मुक्त कर दी जाती है। यानी सीधा सीधा यह हो गया कि वायुमंडल ने 14 इकाइयां तो पहले अवशोषण की वायुमंडल के द्वारा और 34 इकाइयां यहां अवशोषण किया पार्थिव विकिरण के द्वारा। इस प्रकार 48 इकाइयां वायुमंडल के द्वारा अवशोषित होती हैं।
जो वायुमंडल जो अवशोषण करता है जिन 48 इकाइयों को, उनको वापस अंतरिक्ष में छोड़ देता है। अब रही कितनी? 17 इकाइयां। तो 17 इकाइयां आते ही परावर्तित हो गई थी। देखिए 17 इकाइयां सीधे अंतरिक्ष में चली गई थी। तो 48 और 17 कितनी हो गई? 65। तो 65 इकाइयां जो हमें यहां वायुमंडल तक पहुंची थी, क्योंकि 35 इकाइयां तो आने से पहले ऑर्बिटो के रूप में वापस चली गई थी। आई थी कितनी? 35, जो वायुमंडल की सतह तक पहुंची थी। तो ये 65 इकाइयां जो है, जो जितनी आई थी उतनी वापस कर दी। 51 की बात की तो 17 और 48 जो होती है, यानी 65 होती है। 48 इकाइयां ये हुई, जिनमें से 14 इकाइयां और 34 इकाइयां जो है वायुमंडल के द्वारा जो अवशोष होती है, वो 48 इकाइयां। तो यहां हम बात 51 इकाइयों की कर रहे हैं। तो 51 इकाइयां जो हमने प्राप्त की है, तो उतनी इकाइयां हमने वापस कर दी। यानी यहां 51 इकाइयां जो इनके धात्र के द्वारा जो अवशोषित होती है, जो सीधे वायुमंडल में जाती है। 17 तो ये हो गई और 34 ये हो गई। कितनी हो गई? 17 और 34 कितने होते हैं? देखो बताइए, 17 और 34, 17 और 34, ये देखो 17 और ये 34 कितनी हो गई? 51 हो गई ना। तो 51 इकाइयां वापस कर दी हमने। एक धात्र पर कितनी प्राप्त की थी? 51 की थी। तो 51 कैसे वापस हुई? तो 34 तो वायुमंडल के द्वारा, ये संवहन क्रिया आ रही है बताई मैंने, इसके द्वारा हो गई। और 17 सीधे अंतरिक्ष में चली गई। तो 51 जो प्राप्त की थी, वो 51 की 51 वापस हमने अंतरिक्ष में छोड़ दी। इस वजह से पृथ्वी ने जो जितना सूर्य ताप प्राप्त किया था, सौर विकिरण के द्वारा जो ताप ग्रहण किया था, उतना ही ताप पृथ्वी रात को अंतरिक्ष में पार्थिव विकिरण के द्वारा, दीर्घ तरंगों के द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ देती है। और ये जो उष्मा का जो बजट है, ये संतुलन बना रहता है कि पृथ्वी ना तो कुछ परसेंट भी नहीं रखती है, जितना प्राप्त करती है उतना वापस छोड़ देती है। तो ये प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है, जिसकी वजह से पृथ्वी ना तो अधिक गर्म हो पाती है और ना ही अधिक ठंडी हो पाती है। इसी को पृथ्वी का उष्मा बजट कहते हैं। इसे ही उष्मा संतुलन कहा जाता है। तो यहां ऑर्बिडो आपसे पूछा गया है, कई बार प्रश्न आया है। तो इनमें से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ये पूरी जो प्रक्रिया है, पृथ्वी का जो उष्मा बजट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फिजिकल ज्योग्राफी में ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, उनमें ये निश्चित आएगा। तो आप इनमें से जो विशेष जो बजट की जो, यानी जिसको हमने इकाइयां माना है, यदि इकाइयां न मानकर प्रतिशत में दे दे तो बात वही है, क्योंकि यह मान के किया गया है कि कितना परसेंट आता है, कितनी इकाइयां आती हैं। अब ये बात अच्छी तरह से समझ गए होंगे आप कि जो हमारा वायुमंडल है, जब सौर विकिरण आते हैं तो उसमें मात्र 14 जो इकाइयां हैं, ये 14 इकाइयां, देखिए ये 14 इकाइयां सिर्फ आते वक्त उनको ग्रहण करता है, जिससे वो गर्म नहीं होता। लेकिन जैसे ही रात को पार्थिव विकिरण निकलती है, उससे वायुमंडल गर्म होता है और वो नीचे से ऊपर की ओर होता है। वायुमंडल के बारे में पिछली कक्षाओं में बताया था मैंने। वायुमंडल की जो संरचना बताई थी कि वायुमंडल जो है, जो जिसमें 5 इसके सनस्तर पाए जाते हैं, 5 परतें, जिसको 5 मंडल कह सकते हैं, वो पाए जाते हैं। सोम मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। बहिर्मंडल सबसे अधिक ऊंचाई पे, जीरो से यानी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर है और ध्रुव पर 8 किलोमीटर है सोम मंडल की ऊंचाई। यहां तक सोम सीमा में, जो सोम मंडल के ऊपर सोम सीमा है, जहां तापमान समान रहता है। सोम मंडल में मैंने बताया, कई प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि जो भी यानी हमारे यहाँ वायुमंडल से संबंधित जो घटनाएं होती हैं, जैसे बरसात का होना है, बादल का बनना है, विद्युत का चमकना है, मौसमी घटनाएं जिनको कहते हैं, वो सोम मंडल में होती है। सोम मंडल से ऊपर जैसे हम जाएंगे, यानी सोम मंडल में तो ऊंचाई के साथ तापमान कम होता है, फिर सोम मंडल से यानी ऊपर जब जाएंगे तो 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल पाया जाता है। और समताप मंडल का जो ऊपरी भाग है, वहां ओजोन गैस पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है, पैरावैग्निक किरणों को अवशोषित करती है। तो ओजोन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें जो समताप मंडल है, इसमें तापमान समान रहता है, इसमें से ज्यादातर जितने भी वायुयान है वो समताप मंडल में उड़ान भरते हैं। इसके ऊपर जैसे ही जाएंगे समताप सीमा आएगी, समताप सीमा के बाद में तापमान वापिस कम होता जाता है।
जिसे मध्य मंडल कहते हैं। मध्य मंडल में तापमान -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। यहां सौरमंडल में भी तापमान में परिवर्तन होता है, बता दूं। यहां तापमान ऊंचाई के साथ जाएंगे तो कम होता जाएगा, लेकिन ध्रुवों पर और भूमध्य रेखा पर तापमान अलग अलग होता है। जैसे भूमध्य रेखा पर -80 डिग्री हो गया, -80 डिग्री, और ध्रुवों पर -45 डिग्री पहुंच जाता है। यह तापमान का अंतर है, क्योंकि ध्रुवों पर ऊंचाई कम है, भूमध्य रेखा पर ऊंचाई ज्यादा है। समझ रहे? इस प्रकार से तापमान में अंतर आता है। जैसे हम मध्य मंडल से ऊपर जाएंगे, मध्य सीमा आएगी, मध्य मंडल से ऊपर जाते ही तापमान बढ़ने लगता है, या -100 डिग्री हो जाता है, 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है मध्य मंडल। मध्य मंडल से ऊपर वायुमंडल आएगा जो 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक, और यहां से तापमान बढ़ता है। और 400 किलोमीटर के बाद बहिर्मंडल आता है, जिसके बारे में वैज्ञानिक कहते हैं कि ये अनंत तक है, अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। कैसे? वैसे 1000 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई मानी है, फिर तापमान बढ़ता जाता है। तो वायुमंडल पार्थिव विकिरण के द्वारा गर्म होता है, यानी नीचे की परतें गर्म होती है फिर ऊपर तक, यानी 1000 किलोमीटर, जिसके बारे में कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि 1000 किलोमीटर तक इसका जो वायुमंडल की जो सीमा बताई है, तो वहां तक गर्म होता है। तो ये जो हमने 34 इकाइयों की बात की, इन 34 इकाइयों से वायुमंडल गर्म हो रहा है, और उसकी जो प्रक्रिया है वो समन की क्रियाओं के द्वारा, ये तीनों क्रियाएं, इनकी वजह से वायुमंडल हो रहा है, समन हो रहा है, अभिवहन हो रहा है? यानी धीरे धीरे नीचे की परतें गर्म होती है, फिर ऊपर की ओर परतें गर्म होना शुरू कर देती है। तो इस प्रकार से पृथ्वी का जो उष्मा बजट है, जिसमें सौर विकिरण पृथ्वी जितना प्राप्त करती है उतना ही वो पार्थिव विकिरण के द्वारा छोड़ देती है। इसी को पृथ्वी का उष्मा बजट या उष्मा संतुलन कहते हैं। ठीक है, अब आगे का जो टॉपिक है तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।